डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के स्पोक्स पर्सन हैं, वो आपको जो भी हमारा डिस्कशन हुआ उसके बाद में जो कुछ भी हम लोगों ने सजेशन आए, उसके बाद में जो कुछ रेजोल्यूशन पास हुए उसके बारे में डिटेल में आपको बताएंगे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। वर्किंग कमेटी में हमारे 51 मेंबरान हैं, जिसमें से 5 लेडीज़ हैं। वर्किंग कमेटी की मीटिंग ये रूटीन वर्किंग कमेटी मीटिंग थी, लेकिन इसमें कई ऐसे मुद्दे जो इस वक्त सामने आए हैं वो उसमें उठे हैं, और इसी वजह से हमने आज आपको कष्ट दिया है कि आप यहाँ आए और हमारी बात सुनी। आज की इस मीटिंग में हमने तकरीबन 8 रेजोल्यूशन मंजूर किए हैं। पहला रेजोल्यूशन जो है वो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पर है, जो एक तरह से शाहबानू का रेप्लिका है। इसके सिलसिले में बोर्ड ने पहली बात तो ये कही कि ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का इस्लामी कानून यानी कानून शरीयत, जो कि हिंदुस्तान में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो शरिया के कानून पर बेस्ड है, ये उससे कन्फ्लिक्ट करता है, उससे मुतसादिक है। ज़ाहिर है कि हम ये बात इससे पहले भी कहते रहे हैं कि मुसलमान जो है वो शरीयत का पाबंद है, और वो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है जो शरीयत से कन्फ्लिक्ट करती है। इस रेजोल्यूशन में ये बात कही गई है कि निकाह जो है, जो शादी होती है इस्लाम में, वो शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही है कि हलाल चीज़ों में, जो परमिसिबल चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद चीज़ अल्लाह ताला को जो है वो तलाक है। और इस्लाम ये कोशिश करता है कि रिश्ता बाकी रहे। बहुत सारी बातें कुरान मजीद में रिश्ते को बाकी रखने के ताल्लुक से कही गई हैं, लेकिन जब ज़िंदगी अजीरन हो जाए, जब शादी कंटिन्यू ना करने पड़े, तो फिर उसके लिए बहुत ही एक रेस्पेक्टेबल तरीके से जुदाई करने का एक रास्ता दिखाया गया तलाक के जरिए से। आमतौर पे तलाक को लोग समझते हैं कि बहुत ही क्रूएल अप्रोच है तलाक जो है, लेकिन आमतौर पे आप उन रिश्तों में जाकर देखेंगे जो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलती नहीं है, तो तलाक जो है वो एक ऑनरेबल वे ऑफ सेपरेशन है। और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जिन मज़ाहिब में, जिन रिलीजन में तलाक का प्रोविज़न नहीं था, वहाँ भी तलाक के प्रोविज़न को इनकॉर्पोरेट किया गया है। लेकिन ये हमने ये महसूस किया है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए हिंदू कोर्ट लॉ है, मुसलमानों के लिए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, और फिर आर्टिकल 25 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये आज़ादी दी गई है कि हम अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बात कही गई है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन है। ये जो जजमेंट है वो औरतों के मफाद में या औरतों की भलाई के लिए दिया गया है। हमारा मानना ये है कि अगर आप रिश्तों पे, शादी ब्याह के मामला पे अगर गौर करेंगे, तो आप महसूस करेंगे ये इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन नहीं है, बल्कि हम महसूस करते हैं कि औरतों के लिए ये एक मुसीबत बन जाएगा फैसला। इसलिए कि अगर कोई आदमी शादी के बाद, तलाक के बाद भी अगर उसे ज़िंदगी भर मेंटेनेंस देना है, तो वो तलाक क्यों देगा? और फिर रिश्ते में जो तलखी पैदा हो गई है, जो बदमज़गी पैदा हो गई है, वो कंटिन्यू करेगी, तो उसका सफ़र कौन होगा? आप इसमें और कीजिए। तो एक बात तो ये है, हमने ये बात कही है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की वर्किंग कमेटी ने प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड को ये अथॉरिटी दी है कि वो लीगल कमेटी से कंसल्ट करके इस कानून को, इस फैसले को कैसे रोल बैक किया जा सकता है, इस पर काम करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो है वो यूसीसी के बारे में। आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल कंट्री है। डाइवर्सिटी जो है यहाँ की विशेषता है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम आमतौर पर कहते हैं, तो हमने इसको इनकरेज किया है। चाहे आप लैंग्वेज की डाइवर्सिटी लो, कल्चर की डाइवर्सिटी लो, रिलीजन की डाइवर्सिटी दे, ये हमारे देश की विशेषता है और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजर्व किया है। यूसीसी इस डाइवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश है, और हम ये महसूस करते हैं कि यूसीसी जो है
न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ है, बल्कि जो रिलीजियस फ्रीडम हमको ये हासिल है उसके खिलाफ भी है। तो हमने ये बात कही गई है कि यूसीसी के सिलसिले में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कोई बात तय करती है तो उन्हें इससे रेफरेंस करना चाहिए, इससे अपने आप को परहेज करना चाहिए। और अभी जो उत्तराखंड का यूसीसी मंजूर हुआ है उसको भी अगर आप देखेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें हैं जो आम आदमी को परेशान करती है, क्योंकि हम उसको सिर्फ यूसीसी का नाम देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और समझते हैं कि साहब इसके अंदर बहुत लिबरल अप्रोच तैयार किया गया होगा, बहुत फायदे दिए गए होंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें बिल्कुल आम तौर पर इस तरह की जो कोशिशें की जाती है वो मजहब के खिलाफ होती है और उसमें ऐसे प्रोविजन डाले जाते हैं जो मजहब से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो हमने ये फैसला किया है कि उत्तराखंड का जो यूसीसी है हम इसको चैलेंज करेंगे और उसकी तैयारी हमारी लीगल कमेटी कर रही है। बहुत जल्द हम उसको चैलेंज करेंगे। तीसरी बात हमारे रेजोल्यूशन में औकाफ से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंडाउमेंट है, मुस्लिम इंडाउमेंट है, वो उसके लिए पार्टीशन से पहले ही एक कानून मंजूर हो गया था और पार्टीशन के बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और फाइनली 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ और कानून मंजूर हुआ वो आज वक्फ एक्ट 2013 कहलाता है। वक्फ एक्ट जो है वो जितने ऐसे इंडाउमेंट है जो बहुत सारे बुजुर्गों ने हमारे ऐसी लैंड या कोई भी चीज़, चाहे वो मस्जिद हो, कब्रिस्तान हो, ग्रेवयार्ड हो या और कोई चैरिटी के लिए किए गए जो काम है, स्पेशली स्पेसिफिक तौर पर कुछ खास चैरिटी के लिए लोगों ने ऐसे इंडाउमेंट बनाए हैं। ऐसे इंडाउमेंट को प्रोटेक्शन हासिल है वक्फ एक्ट से। तो हम ये महसूस करते हैं कि लेकिन इसके बावजूद भी कि वक्फ एक्ट में बहुत क्लियरली कह दिया है कि वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। वक्फ की का जो नेचर है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए बनाया गया उसी पर्पस पे उसकी आमदनी को खर्च होना चाहिए। लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे देश में बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हुआ है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट ने इंक्रोच किया और बहुत सारी जगह पे प्राइवेटली लोगों ने इंक्रोच किया। तो हमारा कहना ये कि जहाँ पर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसेस मौजूद हैं, ऐसी जगहों पर जो इस वक्त में जो रेट चल रहा है, मार्केट रेट, उसके हिसाब से उसका किराया या उसकी जो है पेमेंट होना चाहिए, ताकि जिस पर्पस के लिए वो वक्फ बनाया गया था उसका बेनिफिट उन लोगों को मिले जिनके लिए वो बनाया गया। इसी तरह हम ये कहते हैं कि वक्फ एक्ट में अगर कोई तरमीम लाने की या ख़त्म करने की, कोई अमेंडमेंट लाने की कोशिश की जाएगी वक्फ की स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए, इट विल नॉट बी प्रॉपर, और ये जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसी तरह से इसमें वक्फ बोर्ड है, वक्फ सर्वे है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, इनके जो फंक्शंस हैं उसको हम चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए और उसमें कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की जाए। कोई भी वक्फ एक्ट को ख़त्म करने की कोई कोशिश होगी तो इट विल बी हाईली डिप्लोरेबल। इसके साथ साथ हमने जो वक्फ के मुतवल्ली हजरात हैं, जो वक्फ के कस्टोडियन है या जो लोग वक्फ के मैनेजमेंट को देखते हैं, उनसे भी ये बात कही है कि वो वक्फ की जायदादों पे नाजायज तरीके से बेनिफिट हासिल न करें। जिस काम के लिए वक्फ बनाया गया उसका बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे देश में बाबरी मस्जिद से पहले 1991 में, बाबरी मस्जिद के रिवॉल्यूशन से पहले एक कानून बना था, वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के नाम से, और लोगों ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद विल बी द लास्ट डिस्प्यूट इन इंडिया ऑन रिलीजियस प्लेस। ये हम महसूस कर रहे थे कि इसमें यही बात कही गई थी पार्लियामेंट में कानून बनाते वक्त में। वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट वर्शिप प्लेसेस के बारे में अब नहीं पैदा होता। हमने चैन की सांस ली, ठीक है, बावजूद का जो फैसला था हम समझते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उस फैसले को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट रिसोर्ट है, उसके बाद वहाँ से जो फैसला हो जाएगा फाइनल फैसला होगा। लेकिन आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ तौर पे कहा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई। बाबरी मस्जिद वहाँ जब वहाँ पे यानी जो मंदिर के जो काम आसार मिले वो 400 साल पहले के हैं। वहाँ मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी गई वो गलत था, असंवैधानिक था,
मस्जिद का डिमोलिशन असंवैधानिक था, ये सब बातें कहने के बाद फैसला हमारे खिलाफ गया है। ये बात अभी तक हमारे समझ में नहीं आ रही है कि जो क्लेम था कि ये मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के बनाई गई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। ये क्लेम था कि मूर्तियां प्रकट हुई, कोर्ट ने उसको डिमोलिश कर दिया। फिर कोर्ट ने जो है बाबरी मस्जिद की शहादत को, डिमोलिशन को गलत करार दिया गया, असंवैधानिक करार दिया गया, शेमफुल एक्ट करार दिया गया। उसके बाद भी वो जमीन उन लोगों को दे दी गई जो लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब हमने ये सोचा था कि अब ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट आने के बाद अब कोई नया डिस्प्यूट नहीं पैदा होता, लेकिन हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि उसके बाद नए नए डिस्प्यूट खड़े हो रहे हैं। वाराणसी का ज्ञान वापी मस्जिद का डिस्प्यूट आपके सामने है। हम बार बार दुहाई दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट के बुनियाद पर इसे इंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। लोअर कोर्ट के अंदर मथुरा की शाही ईदगाह का इशू आ रहा है, भोजशाला का इशू आ रहा है, और भी कई मस्जिदों के इशू खड़े किए गए हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं बार बार कि वर्शिप, और आपको ये बात ही हम बता देना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी वर्शिप प्लेसेस एक्ट का तस्करा किया था और ये कहा था कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट की मौजूदगी के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई नया डिस्प्यूट इस मुल्क में पैदा नहीं होगा। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट हमारी अपीलों को दरकिनार कर रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वर्शिप प्लेसेस एक्ट को लेटरल स्पीड में नाफिज करे। यही काम सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करें। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो ल्यूटन जोन है उसमें पहले सुनहरी मस्जिद को ट्रैफिक का बहाना बनाकर तोड़ने की कोशिश की गई, कोर्ट ने इंटरवीन किया, वो उस पर स्टे आ गया। इसी तरह 6 और मस्जिदें हैं। तो ये चीज़ें लगातार होती जा रही है। हालांकि वो हेरिटेज बिल्डिंग्स में आती है वो जगह, तो हेरिटेज बिल्डिंग को भी डिस्टर्ब करना जो है वो हमारी जो तारीखी विरासत है उसको तोड़ने की कोशिश है। एक और बात हम ये कहना चाहते हैं, ये आज हमारे रेजोल्यूशन में बात कही गई है कि ये जो नया हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 2024 का, उससे ये मैसेज तो बहुत क्लियर है कि हमारे मतदाताओं ने ये जो नफरत और घृणा की फिजा पैदा की जा रही थी मुल्क में, उसके खिलाफ वोट दिया है, उसको पसंद नहीं किया है। और यही वजह है कि आज बीजेपी जो है वो माइनॉरिटी में आकर उसको फिर एनडीए के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ी। लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी जो मॉब लिंचिंग के वाकयात थे वो कम नहीं हो रहे, ख़त्म नहीं हो रहे। और कई अभी तक की 11-12 प्लेसेस के ऊपर में पार्लियामेंट का रिजल्ट आने के बाद 11-12 प्लेसेस के ऊपर में मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए। मॉब लिंचिंग जो है एक ऐसा बार्बरिक एक्ट है जो रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर देता है। हमारे देश में कानून है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया, तो उसकी सजा देने का इख्तियार आदमी को नहीं है, उसकी सजा देने का इख्तियार कोर्ट को है, उसकी सजा देने उसको उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार पुलिस को है। लेकिन अगर हम मॉब लिंचिंग को इनकरेज करेंगे तो फिर ये मसला सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगा, और अब शुरू हो गया है। जितने कमजोर लोग हैं, जितने सप्रेस क्लासेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ इस तरह कार्रवाई होगी। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। हम समझते हैं कि मॉब लिंचिंग जो है उससे न सिर्फ ये कि रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, कानून की हुक्मरानी खत्म हो रही है, बल्कि दुनिया के देशों में भी हमारे देश की छवि बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो मॉब लिंचिंग के इस एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट जहाँ ये काम हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बहुत सख्ती से रोकना चाहिए, और उनके खिलाफ जितने लोग कल्प्रिट्स हैं इसके अंदर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए, ताकि ये चीज़ कहीं और रिपीट ना हो पाए। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ा इशू इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हुआ है, वो इशू है फ़लस्तीन का इशू। फ़लस्तीन के इशू पे हमारे बोर्ड का स्टैंड, हमारे कंट्री का जो स्टैंड है बहुत पहले से बहुत क्लियर है। गांधी जी पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा था, जिस तरह बरतानिया ब्रिटिशर्स के लिए है, उसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए। और उस वक्त से भी आप जानते हैं 92 तक के हमने इसराइल को अपना दूतावास कायम नहीं करने दिया था। लेकिन दूतावास कायम हुआ, पहले डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने, अब हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हो गए इसराइल से। लेकिन अभी भी हमारे देश का पॉइंट, हमारे देश का जो वो है, इस पे स्टैंड है, वो यही है कि हम 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं।
हम फ़लस्तीन की भी एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते हैं और इसराइल को भी हम अब मंजूर करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि इसराइल ऑक्युपेंट है, इसराइल ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है, इसराइल ने वहाँ से लोगों को धकेला है, और जो लोग असल ऑक्युपेंट थे, जो असल वहाँ के रहने वाले थे, उनको धकेलते धकेलते वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर महदूद कर दिया, जो छोटे लैंड थे। अब वहाँ भी पिछले 7 अक्टूबर से जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, आप जानते हैं हजारों लोग, हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, न्यू बॉर्न बच्चों को शहीद हो रहे हैं, घर तोड़ दिए गए हैं, बिल्डिंग खत्म हो गई है, जमीन पे पड़े हुए हैं, वहाँ भी उनको एड नहीं पहुँचने दी जा रही है, वहाँ भी वो दाने दाने के मोहताज हो गए हैं। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया के बड़े देश अमेरिका, बरतानिया और भी यूरोपियन कंट्रीज जो है इस जुर्म में, इस घिनौने जुर्म के अंदर उनके साझी बने हुए उनका साथ देते हैं। बोर्ड ने इस पर भी बहुत ही तशवीश का इजहार किया है, हाईली डिप्लोर किया है कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी इसकी घृणा नहीं कर रहे हैं, वो भी इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और फिर हमने, बोर्ड ने इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि दुनिया के मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में और खुद भारत के अंदर हमारे छात्राओं ने और नौजवानों ने बड़ी मात्रा में यानी बाहर निकलकर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, फ़लस्तीनियों के साथ में सॉलिडारिटी शो की है। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। हम अपने देश से ये गुजारिश करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेटजिक रिलेशंस हैं, हम जो उनको हथियार या दूसरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उसको फौरी बंद किया जाए। इसराइल से कहा जाए कि वो सीज फायर करे, फौरी तौर पर गजा से वैकेट करे, वेस्ट बैंक में जो नाजायज कब्जे किए उससे वैकेट करे, और यूनाइटेड नेशन के जितने रेजोल्यूशंस हैं उसको लेटर स्पीड पे माने और फौरी तौर पे सीज फायर करे। और हमारे देश को इसमें पेशरफ करनी चाहिए, जैसा कि हमने यूक्रेन और रशिया की जंग में इंटरवीन करके रोकने की कोशिश की थी, उसी तरह हमको आगे बढ़कर इसराइल को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर इसराइल नहीं बात मानता है तो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के सिलसिले में हमको गौर करना चाहिए। यही आज के रेजोल्यूशंस में हमारे 6 बड़े रेजोल्यूशन थे जो हमने मंजूर किए हैं। अगर आपको इस पर कोई सवाल करना हो तो हमारे ये 2 बुजुर्ग और हमारी 2 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आपके सवाल का हम जवाब देंगे। शक्ल में तो डिवोर्स होती है, डिवोर्स कोई हैप्पीली तो नहीं होती, हैप्पी मैरिज में तो डिवोर्स नहीं होती है। जब दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं होते, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती है, तभी तो जाकर के तलाक होती है ना। तो ऐसी कंडीशन को प्रोलॉन्ग करना किसके इंटरेस्ट में? ना तो हस्बैंड के इंटरेस्ट में, ना तो वाइफ के इंटरेस्ट में है। और नेचुरली अगर कोर्ट कंपल्जन कर देगा कि आपको मेंटेनेंस देना ही है डिवोर्स के बाद भी, तो वो औरत जो है वो मैरिज के बंधन में बंधी रह जाएगी और वो दे कांट मूव ऑन, और आगे वो बढ़ के नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकेंगे। और ऐसी ट्रबल्ड मैरिजेस का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलता। तो ये बात समझना चाहिए हमको कि हम उसको सिर्फ एक साइड उसका देख रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि वो औरतों के फेवर में है, लेकिन औरतों के लॉन्ग रन में देखा जाए तो औरतों के फेवर में नहीं है। दूसरी बात ये कि रहा मेंटेनेंस का मामला, तो हम ये मेंटेनेंस एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि मेंटेनेंस राइट इज ओनली फॉर डिवोर्स्ड वाइफ, नॉट चिल्ड्रन। आप समझते हैं कि जो है उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि बच्चे का मेंटेनेंस, एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जितने भी बच्चे हो, उनका मेंटेनेंस जो है वो तो फादर को ही प्रोवाइड करना है। अकेली एक औरत का मसला होता है और उस अकेली एक औरत को 2 भाई मिलके, 3 भाई मिलके भी संभाल नहीं सकते। तो मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे समाज में मानवता बची है कि नहीं। मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस आदमी से हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस खत्म हो गए हैं, उससे एलिमनी लेना कैसा है? ये औरत की इज्जत के खिलाफ है। एक औरत होते हुए मैं ही नहीं समझती कि जिस आदमी ने मुझे डिवोर्स दे दिया उससे मैं भीख मांगूं। उससे अच्छा है कि मैं खुद कोई मेहनत करके कमाऊं या कुछ करूं, लेकिन ये कि वो डिवोर्स देने वाले आदमी से कोई एलिमनी लेना कोई इज्जत की बात नहीं होती है। औरत की इज्जत भी नहीं है इसमें, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है इसमें, और ये जस्टिस भी नहीं। सवाल ये है नहीं औरत की कि वो डिवोर्स दिए हुए हस्बैंड से जो है वो मांगे, एलिमनी मांगे, वो तो गलत ही है। इससे तो भीख मांगना भी अच्छा लगता है मुझे। आप क्या समझते हैं कि एक आदमी आपको लाइफ से निकाल चुका है, फेंक चुका है, आपकी जिंदगी खराब कर चुका है, आप उससे पैसे ले रहे हो? दूसरी बात ये कि आप 1986 के बाद आप कह रहे हैं कि शाबानो केस के बाद जो
एक्ट बना था, उसके बाद भी औरतें अगर जा रही हैं तो हम जाने से रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसमें कोई औरतों का भला नहीं हो रहा। देखिए, मैं फैमिली कोर्ट के लॉयर से कितनी जगह मैंने यानी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के साथ रह करके उनके साथ कोर्ट में जाकर के हियरिंग्स सुनी है। आपको हैरत होगी, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि औरत शादी भी कर लेती है, फिर भी पिछले हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेती रहती है और दूसरे आदमी से भी वो मेंटेनेंस लेती रहती है जिसके साथ वो जिंदगी गुजारी है। हम समझते हैं कि औरत बेचारी मजबूर है, मजलूम है, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट इज ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। फैमिली कोर्ट में जाकर के आप एक्चुअल पोजीशन देखिए तो कहीं पर औरतें भी गलत होती हैं। हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि गलती सिर्फ मर्द की होती है और डिवोर्स दे करके उसने बहुत किया है कि मुसलमानों में डाइवर्स बहुत होता है। नहीं, एक मिनट, और मुसलमानों के यहाँ 3 तलाक हो जाती है। आप डाटा देंगे वो कोर्ट के अंदर, वो एक रीजन है इसका कि भाई लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, असल में हमारे पास एक प्रोविजन और भी है जो मुस्लिम मसला बोर्ड ने भी कर रखा है और इमारत शरिया ने भी कर रखा है, वो है दारुल क़ज़ा का निज़ाम। आप जानते हैं कि हमारे देश में ADR का कंसेप्ट पाया जाता है कि भाई आप एडजस्टेंट तरीके से और कहीं अपना करवा लीजिए मसाइल। तो दारुल क़ज़ा जो है वो बहुत ही कम वक्त में शरीयत के मुताबिक फैसला देने की एक बॉडी है, और हमारे यहाँ से अभी तक हज़ारों फैसले हुए हैं जिसमें दोनों फरीक, ऐसा नहीं हुआ कि एक ने उसको माना और एक ने नहीं माना, दोनों फरीक, दोनों लोगों ने उस फैसलों को मान लिया, तस्लीम कर दिया और जिंदगी गुजार दी। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर में, उसको भी अगर हमको कम करना है तो उन्हें दारुल क़ज़ा तक आना चाहिए। मान लिया है हमने, एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं। हमारा मानना तो ये है कि वो पूरा इसराइल जो है ऑक्युपायर है, वो पूरी जमीन पे उसने नाजायज कब्जा किया। अब आपके पास पूरी हिस्ट्री है, 19 बालफोर्ड अकॉर्ड को देखिए, 1948 को देखिए, सब चीज़ें आपके सामने हैं। हम नहीं मानते इस बात को, मगर जब देश ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो हम उस देश को याद दिलाना चाहते हैं कि अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वो आगे की रणनीति तय करें। सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, जिसका नाम इस्लाह माशरा कमेटी है, उसके लिए हम लोग अभी से काम नहीं कर रहे, बल्कि शाहबानो केस से भी बहुत पहले से 1972 में जब बोर्ड बना था तब से लेकर अब तक हम कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे समाज में जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है उसके रीजन को लेकर, उस रीजन को लेकर के डिवोर्स की वो फिगर जो है बढ़ रही है। लेकिन ये सही नहीं कि मुस्लिम समाज में ये ज्यादा है। डॉक्टर इलियास ने कहा ये जो बात हमारे योगी साहब कहते हैं, बीजेपी के आने से पहले भी तो वहाँ पे दूसरी हुकूमतें मौजूद थी ना, उस वक्त कहीं ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ कि कभी कांवड़ियाँ की यात्राएं निकलती हैं, मुहर्रम पे जुलूस निकलते हैं, नमाजें पढ़ी जाती हैं, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हुई हमारे देश के अंदर। और आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सदियों से हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं। ये जो सिचुएशन आज पैदा हुई है, किसने पैदा किया? आप सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये समझते हैं कि समाज को तोड़कर फाड़ कर ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं, वो यही करेंगे। लेकिन जो समझते हैं कि इस देश को आगे चलना है भाईचारे के साथ में, मोहब्बत के साथ में, शांति के साथ में, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए, हमारे देश में धर्म जो है कभी भी डिस्प्यूट का वजह नहीं बनी है, सदियों से हम लोग साथ में रह रहे हैं। लेकिन अब एक धर्म को बुनियाद बनाकर एक खास समुदाय को टारगेट करके समाज में एक अशांति फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, ये हम समझते हैं इसका तो अवाम ने वर्डिक्ट दे दिया ना, मैंडेट आ गया उसके खिलाफ में। इसलिए अब उनको तो समझ लेना चाहिए कि मैंडेट उनके खिलाफ है। सबसे ज्यादा नुकसान तो वहीं हुआ है ना उनको, उत्तर प्रदेश में। जो उत्तराखंड का UCC है उसको आप शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो फैमिलीज़ को बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, फैमिलीज़ को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सबसे पहली आपत्ति उसमें ये है। उसमें जितने प्रोविजंस हैं वो सब ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से आप उसको देख लें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको थोड़ा सा एक स्टेप पहले जाते हैं और देखते हैं कि कानून का काम क्या हो। कानून का काम पीस क्रिएट करना है, एसेंस। तो क्या उस कानून से पीस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है? आप उसका पहला पेज पढ़ना और मुझे जवाब देते हैं, सिर्फ पहला पेज। तो आपको उससे पता चल जाएगा कि यह कानून न सिर्फ ये कि उसको मुसलमान अपोज करेंगे, मेरा ख्याल है उसको हर एक इंडिविजुअल को अपोज करना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान।
वो ये एक्सेप्ट अब वो इन्फोर्स कर दिया जाएगा और वहाँ की आवाम जो है वो परेशान रहेगी। जैसे आप बोल रहे हैं ना। अच्छा, मजेदार बात यह है कि लोगों ने आदिवासियों को बेवकूफ़ समझ रखा है। लोगों ने जनजातियों में मुख्तलिफ जनजातियों के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है। उन्हें ये पता नहीं कि उन सबको ये पता चल चुका है कि आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। सबको ये बात पता है, तो वो लोग भी इसकी मुखालफत करेंगे जिस तरह से दूसरे लोग मुखालफत कर रहे हैं। 20 जुलाई को एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सिख समुदाय के लोग, क्रिश्चियन समुदाय के लोग, बुद्धिस्ट समुदाय के लोग, जनजाति समुदाय के लोग, दलित समुदाय के लोग, सब ने यूनिफॉर्मली यूसीसी को रिजेक्ट किया था। यहीं पे बैठे और आदिवासी लोग भी थे उसके। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये बात जो हमारे फैसल साहब ने कही है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ लॉ के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। ये जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से कही थी, एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए, ये कानून कहाँ है? आप सीआरपीसी को देख लीजिए, आईपीसी को देख लीजिए, उसमें कितने एग्जम्पशंस दिए गए हैं। खुद हिंदू कोड को उठाकर देख लीजिए, उसमें कई एग्जम्पशंस दिए गए हैं। यूनिफॉर्मिटी कहीं भी नहीं है और यूनिफॉर्मिटी हो नहीं सकती। इतना डाइवर्स कंट्री है, इतनी जातें हैं, इतने कल्चर है, इतने शेड्स ऑफ कल्चर हैं, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। डाइवर्सिटी रहेगी, डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं। तो उसको किसने अपोज किया? सबसे ज्यादा अपोजिशन साउथ से आता है। तो जब भी आप कोई चीज इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ यही होगा। हमारे एक और मौजूद साथी आ गए हैं, कमाल बोर्ड के वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारे डिप्टी स्पोक्स पर्सन भी हैं। अच्छा, ये आप देखिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट ऑलवेज प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ आर्टिकल 44 याद आता है, आर्टिकल 48 याद नहीं आता है, आर्टिकल 36 याद नहीं आता है, जहाँ ये कहा गया कि देश के अंदर जो असमानता है वेल्थ के अंदर उसको ठीक किया जाएगा, वेजेस को ठीक किया जाएगा। ये सब बातें जो हमें, जो आम आदमी से जिनका ताल्लुक है, उन पर कोई बात होती नहीं है। आर्टिकल 44 पर ही बात होती है।